10 मई 2025 को जब भारत सीज फायर की घोषणा करता है और सीज फायर का श्रेय लेने के प्रयास, एक कुत्सित प्रयास अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उसके बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंध कहिए या दूसरी तरफ भारत और रूस के संबंध कहिए, इसके समीकरण बदलना शुरू हो गए थे। समझने वाली बात यह है कि उसके बाद से यानी मई 2025 के बाद से अमेरिका ने एक राग अलापना शुरू किया कि भारत को रशिया से संबंधों में कुछ कमी करनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा भारत जो रूस को देता है पेट्रोलियम के बदले, सस्ते पेट्रोल के बदले, उसी पैसे से रूस यूक्रेन पे हमला करता है और वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा, तो भारत को कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसी के पैरेलल वो ट्रेड वॉर भी छेड़ता है कि भारत को ट्रेड एग्रीमेंट भारत अमेरिका से करना चाहिए, नहीं करोगे तो आप पे टैरिफ लग जाएगा, पेट्रोलियम नहीं रोकोगे तो 25% और लगा देगी, और वर्तमान में 50% टैरिफ के साथ में हमारी इकोनॉमी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। तो ये बात तो आप समझ में आ गई। इस बात का संदर्भ क्या है, इस बात का कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर है कि ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि युद्ध तो 2022 से चल रहा है और 22 से चलते युद्ध में 25 तक बात जब आ गई तो ऐसा कौन सा बवाल फूटा था। बवाल सिंपल एक था, क्योंकि ना तो हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया, ना हमने ट्रंप को वो श्रेय दिया। साहब ये बात तो हो गई, लेकिन अभी जो हमले हुए हैं और रशिया के जो जहाजों को उड़ाया है यूक्रेन ने, बदले में यूक्रेन की भी धज्जियां ढंग से रशिया उड़ा रहा है, उसका इस बात से क्या संबंध है, सारी बात को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस शानदार जबरदस्त जियोपॉलिटिकल परिवार का। साथियों गौर करिएगा, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, 25% टैरिफ इसीलिए था ट्रेड को लेकर के, जो भारत और रशिया के बीच चलता है। ये जो एडिशनल टैरिफ लगा, इस बात का जवाब भारत ने यूं कह के दिया था कि यार तुम बड़े ही बेगैरत किस्म के लोग हो, तुम लोग खुद हर तरह की चीज जो है वो रशिया से परचेस कर रहे हो, तुम्हारे लिए वहां से इवन तो यूरेनियम तक मंगाते हो और हमारे पे तुम बवाल कर रहे हो। भारत सरकार अड़ी रही अपने मुद्दे के ऊपर। अब जब यहां से दाल गली नहीं अमेरिका की, तो अमेरिका ने घेरना शुरू किया रशिया को दूसरी तरफ से। ये जो खबर मैं दिखा रहा हूं, ये खबर आप देखिए 18 जुलाई 2025 की है, क्योंकि भारत में मई का मामला शुरू हुआ, मई जून में बात नहीं बनी तो यहां से एंट्री डालना शुरू किया। इन्होंने कहा कि भाई ईयू जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए। ईयू और नाटो दोनों की तरफ से बात थी, ईयू को बहुत स्ट्रिक्ट किया गया, कहा गया सेकेंडरी सैंक्शंस लगाइए। और ईयू ने 2022 में जब ये पहला पैकेज लाए थे रशिया के खिलाफ, वहां से बढ़ते हुए इन्होंने 18th पैकेज अनाउंस कर दिया। अब इस 18th पैकेज में बहुत सारी बातें थी जो रशिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहती थी। अनडाउटली उसका प्रभाव भारत के ऊपर नेगेटिवली पड़ा था। जब वहां पे इस 18th पैकेज ने रशिया के पेट्रोलियम सेक्टर को कंट्रोल किया है या उसके ऊपर कहीं लगाम कसी, उस लगाम कसी तो सर प्रभाव वहां की जो गवर्नमेंट कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है रोजनेफ्ट, उसके ऊपर आया। रोजनेफ्ट वही कंपनी है जिसने भारत में जो एसआर के नाम से आपने देखा होगा पेट्रोलियम कंपनी थी, उसमें शेयर खरीदे अप्रोक्स 50% और उसको नायरा एनर्जी का नाम दिया। इसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। लेकिन सर दोनों देशों की सूझबूझ, दोनों देशों की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग ने अमेरिका की इस चाल को फेल कर दिया। कैसे फेल किया, उसके कुछ तरीके थे। पहली चीज, इन्होंने जब लगाया प्राइस कैप, उस प्राइस कैप के आसपास हमने नए रास्ते ढूंढ लिए। प्राइस कैप के ऊपर भारत ने परचेस किया, लोअर प्राइस कैप लगा दिया, उसके ऊपर ही भारत ने परचेस करना जारी रखा। डॉलर नहीं था तो बहुत सारे तरीके और अपनाए हमने। जो वस्तु विनिमय करना शुरू किया, भी उन्हें जो चाहिए वो हमने सप्लाई कर दिया। पेट्रोलियम हमें चाहिए था, हमें मिल गया। कुल मिला के मामला चलता रहा। लेकिन बात यह है कि पेट्रोलियम को सप्लाई करने के लिए आपको जहाज चाहिए होते हैं। उन जहाजों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि जहाज अगर चलेगा, बाहर उतरेगा, तो उसका इंश्योरेंस करना है। अब इंश्योरेंस कंपनियों पे भी रिस्ट्रिक्शन था कि ऐसे आप इंश्योरेंस नहीं करेंगे जहाजों का जो 47.60 बिलियन पर बैरल की, पर डॉलर पर बैरल प्राइस से ज्यादा प्राइस में यदि बिलिंग हो रही है तो उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता था, तो कंपनियां अपने जहाज उनको देती नहीं थी। इसका उपाय इन्होंने क्या ढूंढा, दैट वाज द शैडो फ्लीट। इस शब्द को समझ लीजिए, सारी फाइट जो आज का मुद्दा है ये शैडो फ्लीट का है। क्योंकि जब ये उपाय ढूंढ लिया गया, शैडो फ्लीट में क्या होता है, एक बेड़ा समझ लीजिए, कई सैकड़ों जहाज हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, पुराने हैं, जिनको बेकार छोड़ दिया गया, उसको मरम्मत करके अपने पास मंगा लिया। उसके साथ में क्या होता है, उसके ऊपर झंडा किसी और देश का लगाया जाता है, पेट्रोलियम की सप्लाई हो रही होती है।
दूसरी बात, उसी पेट्रोलियम को फिर बीच रास्ते में किसी दूसरे शिप में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है और शैडो फ्लीट के जरिए सप्लाई कई सारे देशों में रशिया कर रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर भारत और चीन बहुत बड़ी मात्रा में तेल ले रहे हैं, तो भारत में भी शैडो फ्लीट ही आते हैं। अब यहां पे एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई जब उन पेट्रोलियम जो सप्लाई करने वाले शैडो फ्लीट्स हैं उनका इंश्योरेंस ही नहीं है, तो वो सप्लाई कैसे कर पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा, भारत की कंपनियों ने विशेष छूट उन जहाजों को दी है जो कि शैडो फ्लीट का हिस्सा है। उस समय भी जो 18th पैकेज आया था, बहुत बड़ी मात्रा में शैडो फ्लीट को कंट्रोल कर दिया था कि भाई ये ट्रैफिक, ये एक सप्लाई ना कर पाए। लेकिन रशिया की सर बहुत अलग तरह का काम करने का ढंग है, उसीलिए वो ना एक दुनिया के अंदर एक अपनी सकारात्मक छवि के लिए जाना जाता है। साहब ये शैडो फ्लीट का काम चलता रहा और आज भी भारत और चीन को तेल सप्लाई मिल रही है। अब साहब ध्यान रखिए इस बात को कि रशिया को सप्लाई जो पेट्रोलियम करना है दुनिया भर में, उसके पास एक ट्रेडिशनल रूट ये यूरोप से होते हुए ही आता है और फिर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके इंडियन ओशियन में यानी इंडिया तक या चाइना तक अपने माल को ये पहुंचा पाता है। ठीक है, इसीलिए एक गौर करने वाली बात कि रशिया ये चाहता है कि यहां से ये ईरान को टच करे और ईरान से सीधा डायरेक्ट यहां पे आ जाए। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत ने जो चाबहार बंदरगाह को डेवलप किया है, अब अमेरिका की नजर इस पर भी है। आपको ये ध्यान हो है अच्छे से, हमने कवर भी किया था कि अमेरिका ने जो छूट दी हुई है कि भारत ईरान के अंदर ऑपरेशनलाइज कर सकता है चीजों को, उस पर बैन लगा दिया था। उसके बाद में फिर कुछ दिन के लिए उसको छूट दी गई, क्योंकि ईरान की इस पोजीशन में अगर इंडिया मजबूत है और ईरान अगर किसी भी तरीके से पावर में आता है तो उसका सीधा फायदा यहां मिलने वाला है किसको? रशिया को। ठीक है, अब ये खैर ट्रेडिशनल रूट वर्सेस आईएनएसटीसी को बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात समझिए कि ये जो डील शुरू हुई भारत और रशिया के बीच में, इसमें डॉलर को सीधा बाईपास कर दिया गया। रूबल में ट्रेड कर लेंगे, युआन में ट्रेड कर लेंगे, दिरहम में ट्रेड कर लेंगे, रुपी में ट्रेड कर लेंगे, बहुत सारे विकल्प लाए। और इन्हीं सब चीजों से दुखी होकर के ट्रंप इतने परेशान हुए कि उन्होंने बहुत सारे कटु वचन या ऐसे भाषणों की अंबार लगा दिया कि दुनिया में यह छवि प्रेजेंट कर दी जाए कि अल्टीमेटली भारत और रूस की जो दोस्ती है यह दुनिया में मानवीयता के खिलाफ है। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ? ट्रंप की पॉलिसीज मैक्सिमम बैकफायर कर रही है, उसी की अपनी अर्थव्यवस्था पे कर रही है। भारत और रूस तो अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहे। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती के प्रमाण अभी जो रिसेंटली 8 पॉइंट समथिंग की हम जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में हमने ली है वो देखी, भले 50% टैरिफ क्यों ना चल रहा हो, भारत और रूस तो आगे बढ़ ही रहे हैं। प्रभाव यह हुआ कि डॉलर की उपयोगिता पे क्वेश्चन मार्क लग गया। होता क्या है कि जब दुनिया के अंदर क्रांतियां हो रही थी तो भारत के क्रांतिकारी उनसे मोटिवेशन ले रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स को, इन गोरों को उस देश ने हरा दिया, जब उस जगह क्रांति हो गई तो हिंदुस्तान में क्रांति क्यों नहीं हो सकती, और उसके प्रभाव इस देश के अंदर पड़ा। वैसे ही जब ये सामने आया दुनिया के कि डॉलर को बाईपास करके भी अर्थव्यवस्था की जिंदगी चल सकती है, इकोनॉमी सांसें ले सकती है, तो दुनिया में एक दौर शुरू हुआ है कि डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को धीरे 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 घटा दिया जाए, क्योंकि डॉलर की जड़ें बहुत गहरी है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अंत की शुरुआत तो सर हो गई है। अब साहब देखिए, ये किसका परिणाम है? इनकी मूर्खता का है, इनकी अपनी नीतियों का है? वो तो आपके कमेंट बेहतर बता पाएंगे, या फिर इनकी समझदारी का है? आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। अब साहब आइए खबर पे। अब हमने क्या देख लिया? हमने इस बात को समझ लिया है कि पेट्रोलियम की फाइट है, पेट्रोलियम को सप्लाई कैसे भी नहीं करने देना है उसकी फाइट है, और जो शैडो फ्लीट है वो एक टर्म हमें पता है, दिमाग में उसी को रखिए। अब हुआ क्या है, रूस के ऑयल टैंकर थे, एक का नाम था विराट और एक का नाम था कैरोस। इन पर ड्रोन अटैक हुए हैं, यूक्रेन ने जिम्मेदारी ले ली और कहा दूसरे देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढो रहे थे। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कोई इकलौते 2 ही टैंकर थे रशिया के पास में? सर सैकड़ों टैंकर जो है वो चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो आत्मसम्मान पे, मान सम्मान पे ठेस पहुंचाने वाला था। यूक्रेन ने किस जगह पे आके अटैक किया? जो अटैक हुआ वो टर्की के बहुत करीब हुआ, 30-35 माइल के आसपास में हुआ दूरी पे। लेकिन बात यह है कि जब एक तरफ से ट्रंप ये कह रहे हैं कि बंटवारा यूक्रेन का होगा, दूसरी तरफ यूक्रेन के जो प्रतिनिधि हैं वो ट्रंप से मिलने दोबारा जा रहे हैं, मैं बात करूंगा,
और उसी के बीच में रशिया साफ कह चुका है कि पीस प्लान पे साइन करो और आगे बढ़ो। अब यहां पे ऐसी स्थिति के अंदर ये उकसावे का काम है या ये खुद के अपनी आम जनता को खुश करने का काम है? क्योंकि रशिया ने तो सर क्या हुआ, आपने एक पिन चुपे रशिया ने पूरी तलवार घुसाई है और अच्छे से देखो सर हुआ क्या। ये खबर तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको। तो जो सी बेबी है यानी जो समुद्र में चलने वाले ड्रोन, उससे इन पे अटैक हुआ था और अलग अलग देशों के झंडों पे लगा के लाए थे। बाकी गांबिया का बेसिकली झंडा यहां लगा हुआ था। अब बात समझिए रीजन शैडो फ्लीट वाला, शैडो फ्लीट आपको पता ही है क्या है। विजुअल्स थोड़े देख लीजिए। जो विराट और उसमें दो जो जहाज थे उन पे हमले हुए, उसके विजुअल्स कुछ इस तरह से आपके सामने हैं। आप देखिए किस प्रकार इसके ऊपर हमला किया गया, इनको तबाह कर दिया गया वहीं पे। और जो विजुअल्स आए वो काफी ऐसे थे कि यार हाँ डेडलीस्ट अटैक है। सुखद विषय यह है कि यहां पे किसी भी व्यक्ति की जान यहां नहीं गई है, लोगों को वहां बचा लिया गया। और मे डे का कॉल, जो आपातकालीन कॉल होता है सॉरी, वो यहां पे दे दिया गया था। अब यहां पे स्वतंत्रता सेनानी के रूप के अंदर खड़े होकर ये आए और उन्होंने कहा जी हां हमने अटैक किया है। अटैक किया है तो भाई बदला लिया जाएगा। लेकिन जेलेंस्की की समस्या बड़ी अटकी हुई है। जेलेंस्की के दोनों ही तरफ कुएं हैं सर, दोनों ही तरफ मौत खड़ी है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है। बात यह है कि उसको थोड़ा ये महसूस होता है कि कम बुरी मौत मैं शायद इस तरफ मरूंगा। अब ये लगने लगा है, पहले लगता था कि तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु चखा, तुम्हें सब कुछ तुम ही हो। लेकिन अब इसके तुलना में ये थोड़ा कम बुरा इसको नजर आता है। इसे लगता है कि भैया ये मुझे अभी भी शायद बचा लेगा और नहीं तो ये तो मुझे छोड़ने वाला है नहीं। दोनों की मीटिंग हुई, उसी मीटिंग जो अलास्का में हुई थी उसी के बाद से कान खड़े थे जेलेंस्की के। और जेलेंस्की इस बात को समझ तो गया था कि यार मैं बुरा फंस गया, हमें कुछ नहीं मिला, जो था वो और हमसे जाता हुआ है। यूक्रेन पीस प्लान पे अड़ा हुआ है ट्रंप। दूसरी तरफ पुतिन ने भी कह दिया है कि जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने जो कहा है वो तो सर्वोत्तम है। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, जो बात आई थी लोहानस्क दे दिया जाएगा किसको, पूरी तरह से रशिया को। डोनेटस्क पूरी तरह से दे दो रशिया को। जैपोरेजिया और खेरसोन में जहां तक सेनाएं खड़ी हैं रशिया की, वो टेरिटरी दे दो रशिया को। और क्रीमिया जो 2014 से ही रशिया के पास है, उसके ऊपर अब यूक्रेन मुंह नहीं खोलेगा। आप सोचो ना, नाटो की मेंबरशिप, ना क्रीमिया वापस आया, जो प्रॉपर्टी जो आपकी लैंड थी सॉवरन लैंड वो भी चली गई, तो सर फिर बचा क्या? आपने किसके पीछे युद्ध किया था? ऐसी स्थिति में यूक्रेन अब फंस चुका है, हमला कर दिया है, पार्टीशन का लगभग होना तय है। अब यहां पे बात जानने वाली यह है कि क्या पुतिन और ट्रंप के बीच में कोई साठगांठ है? बहुत सारे विश्लेषक इस बात पे प्रश्न ले रहे हैं कि भैया हो सकता है इनके बीच में कोई इनर अंडरस्टैंडिंग हो। अब पॉइंट एक हमें जो थोड़ी सी आपत्ति इसके ऊपर लगती है वो ये है कि इतने बड़े युद्ध बवाल को मचा के पुतिन किसी भी कंडीशन में ट्रंप से सहयोग लेने वाले तो नहीं है। लेकिन अब पोजीशन ये है कि ये अपने सारे हथकंडे अपना के हार चुके हैं, तो अब करें क्या? तो भाई या तो ये हो सकता है इन दोनों की दोस्ती हो, या हो सकता है जो पुतिन है, पुतिन की पॉलिसीज जबरदस्त तरीके से ट्रंप पे हावी रही हो, जिससे कि उन्होंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। बोला भैया तुम जो कहोगे वो करेंगे, पर कम से कम ये जो ठप्पा मेरे माथे लगा हुआ है, जो मैं नाम लेके आया था 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, यार कैसे भी करके माई बाप हो थोड़ा रुक जाओ, तो हमारी भी इज्जत हमारे घर में बची रह जाए। दूसरी साइड से क्या होता है, यूक्रेन के ऊपर भारी भरकम हमला जो है वो कर दिया रशिया ने। जबरदस्त डेडलीस्ट अटैक होता है। जो अटैक हुआ उसमें तबाही के मंजर आपके सामने हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो पुतिन ने हमला अभी किया है, ये किस वजह से किया है? क्या इस वजह से किया है कि ये 2 टैंकर यूक्रेन ने उड़ा दिए, या मामला कुछ और है? सर मामला यहां कुछ और है, उस कुछ और मामले को समझिए। रशिया लॉन्चेस डेडलीस्ट स्ट्राइक ऑन कीव as Zelensky's advisors travel to US for talks। मतलब जेलेंस्की के प्रतिनिधि जा रहे हैं अमेरिका बात करने के लिए, उसकी वजह से रशिया ने लॉन्च किया है जबरदस्त अटैक। कारण कि भैया बात क्या करनी है, जो बात कह दी गई है, जैपोरेजिया, ये आपके जो खेरसोन, डोनेटस्क, ये सब हमें चाहिए, लेके रहेंगे क्योंकि हमारी सेनाओं ने यहां बलि दी है। अब यूक्रेन कहेगा तो क्या हमने सैक्रिफाइस नहीं किया? तो उसने कहा आग में हाथ डाला किसने पहले? नाटो की मेंबरशिप किसे चाहिए थी? तुम्हें चाहिए थी।
तो ले लो नाटो की मेंबरशिप। हमला शुरुआत जब हुई तो तनाव डेवलप किया किसने? तुम्हारे मुद्दे पे हुआ, तो भैया हमसे उम्मीद ना रखो। अब उसके बाद में जेलेंस्की थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं, बोलते सच अटैक्स हैपेंस एवरी डे, ऐसा तो होता ही रहता है, मतलब तबाहियां मचती रहती है, कॉमन। मतलब किया अंडरस्टैंडिंग का ये लीडर है। और कुछ लोग हमारे कमेंट में लिखते हैं कि जेलेंस्की ने रशिया को बूम बूम कर दिया है। अब क्या हो गया उनकी बुद्धि? मुझे तो वही लगता है वो शायद हिडमा वाले ही लोग हैं, ठीक है। अब क्या ही इन लोगों की बुद्धि दिमाग चलता है, भगवान मालिक है। अब रशिया ने जो लॉन्च किया है, डेडलीस्ट अटैक हो गया। अब रशिया के पीछे भी, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है उसकी। क्या है वो देखो। कुछ समय पहले भी जिसके जो 15 अगस्त को मीटिंग हुई थी ना अलास्का में, उसके बाद में ही चिढ़ गया था ट्रंप से कि यार आपने हमें बुलाया नहीं ये सब, लेकिन बाद में कहा कि लो लो आओ मिलते हैं बैठते हैं। और ट्रंप ने यूरोप के बाकी लीडर्स को बिठाया था। आप मैक्रोन वगैरह को देख सकते हैं, ये देखो ये जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, ये सब बैठे हैं। और नजर देखो किस तरह से घूर रहा है इसको। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका को बहुत बड़ा व्यापार यहां नजर आ रहा है। रशिया इस बात को अच्छे से समझता है कि ये वो गिद्ध है जो मुर्दाखोर है, किसी को छोड़ता नहीं है। उस समय क्या हुआ था? उस समय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्रम में, क्योंकि युद्ध एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता अमेरिका के लिए, यूक्रेन ऑफर्स 100 बिलियन वेपन्स डील टू ऑब्टेन यूएस सिक्योरिटी गारंटीज। हमें सिक्योरिटी की गारंटी दो, $100 बिलियन के हथियार खरीदेंगे आपसे, पर बस तुम ये कह दो कि तुम मेरे हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। यूक्रेन ऑफर्स, इंडिया टुडे, रॉयटर्स, यूक्रेन ऑफर्स 100 बिलियन आर्म डील टू ट्रम्प फॉर सिक्योरिटी। मेरा तन ले लो, मेरी जान ले लो, सब कुछ ले, बस तुम मिल जाओ ट्रंप, तुम एक बार ये कह दो कि हाँ मैं तेरा, बस इतनी सी अपेक्षा है। अब यहां पे मौके का फायदा देखो, इसीलिए हम गिद्ध गलत थोड़ी बोल रहे हैं। The US will allow Ukraine to purchase weapon valued at 100 billion, पैसा नहीं चाहिए, in exchange for ownership rights to Ukrainian technologies। यूक्रेन की टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, डिफेंस सेक्टर में यूक्रेन ने अच्छा डेवलप किया है। ये कहता $100 बिलियन के हथियार तो ले ले, $100 बिलियन भी नहीं चाहिए, तुम्हारी जो टेक्नोलॉजीज है उनकी ऑनरशिप हमें दे दो, बस ज्यादा कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। एक अंगूठा लगा, 100 बीघा जमीन हमारे नाम करो, बाकी फिर संपत्ति हमारी। अब यहां पे जो ये एक्टिविटी इन्होंने की, इस बात से रशिया अच्छे से वाकिफ था, और इसीलिए इसने कीव को बता दिया कि बेटा कुछ उछल कूद करना मत, वरना तबाह कर दिए जाओगे। ये खबर तो हमने बहुत बार आपको दिखाई है पहले भी, क्योंकि जिस समय पे वेटिकन सिटी में जो पोप फ्रांसिस थे, उनका जो उनकी मृत्यु के बाद में ये मिले, तो एकांत वार्ता की लीक हुई साहब कि जेलेंस्की ने कहा निजी तौर पे अटैक करो अंदर की तरफ। अब यहां पे ये जेलेंस्की को उकसाने की बात है उसको, या ये विश्वास भर दिलाने की बात है कि नहीं 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 चिंता मत कर, मैं हूं ना। अब जैसा भी है, अमेरिका तो परेशानियों में घिरा है। कारण पीस प्लान पे सिग्नेचर हो जाते हैं, तो अमेरिका जिस जिद को लेके चला था कि भाई मैं नाटो की मेंबरशिप दिला के रहूंगा, रशिया कौन होता रोकने वाला, नाटो की मेंबरशिप से बैकफुट पे जा चुके हैं। ये भी वादा कर चुके थे कि भाई तुम्हें तुम्हारा क्रीमिया भी मिलेगा। अब क्रीमिया छोड़िए, डोनेटस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, ये वो भी गया, उसकी भी वचन इसके खुद के मुंह से निकले हैं। दूसरी हार यहां पे हो गई। 24 घंटे छोड़िए, कई महीने निकल गए, 24 महीने भी हो जाएंगे इन्हीं बातों को करते करते, कुछ ना कर पाए। रही सही के अंदर अब ये छूटना चाहते हैं, नोबेल तो खैर नहीं मिला, छूटना चाहते हैं एक अजीब सी आफत से जो ब्रिक्स की तरफ से इनके माथे पे आ पड़ी है। लड़ाई कहां से? ये देखो, ये सर्गेई लैवरोव है, रशिया को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रशिया तो शुरू से इनके ढंग से वोट लगा रहा था। उसके बाद में रशिया और चाइना, अब उस समय तक ये जो ये तनाव शुरू हुआ था ना, ट्रेड वॉर, उसके पहले तक ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये ब्रिक्स के 5 मेजर मेंबर्स में से, 5 मेजर मेंबर्स में से 3 कहीं ना कहीं अमेरिका के पक्ष में बैठते थे। रशिया के साथ तो थे, लेकिन पीछे से गलबैया अमेरिका को भी लगती थी, तो अमेरिका को विश्वास में था जी कुछ बेहतर हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो गया? सबसे पहले जो टेढ़ी तर्रार आंख दिखाई थी, वो दिखाई थी लूला डे सिल्वा ने, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, जबरदस्त तरीके से। अब यहां से गया तो एक भुजा और कटी। उसके बाद में इंडिया ने भी कहा लो जी, हम भी टाटा बाय बाय कहते अपने गंतव्य को जाते हैं, जहां पहले थे वहीं ठीक थे।
अभी जाकर के रामाफोसा, पता ही है G20 के सम्मेलनों में क्या कुछ हुआ है। ट्रंप को प्रेसिडेंटशिप तो इन्होंने नहीं दी ऑफिशियली। अब ट्रंप ने कहा 26 में हम ना बुलाएं तुम्हारे को, अपने घर बैठे रहो। तो कुल मिलाकर के ये 5 महाशक्तियां जी जो ब्रिक्स वाली हैं, इसके साथ में विस्तारित ब्रिक्स जो है, अब वो एक अपना नया विकल्प, एक नया जिसको शेल्टर बना रहा है, और पूरी दुनिया के लिए वो एक जगह बनेगा। तो रूस पर जो ये हमला हुआ है, रशिया इसका बदला कई तरीकों से लेगा, और इसकी तो शामत यूं है क्योंकि देश का बंटवारा तय है। अमेरिका के लिए बुरा यूं है कि अमेरिका पर से दुनिया का विश्वास खत्म हो जाएगा। आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एनालिसिस कैसा लगा ये बताइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। आपके कमेंट का हमें वेट रहता है, आप क्या लिखते हैं, और आपके जो आशीर्वाद होता है वो हमें हौसला देता है कुछ बेहतर करने का। तो मुलाकात कल फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।